हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के बारे में, तो उसके तहत हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। हमने आपको बताया, हमने ये बात की थी कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस होते हैं जिनके दौरान टेम्परेचर में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता। तो आइसो मतलब होता है एक जैसा, टेम्परेचर मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो उन प्रोसेस जिनके दौरान बदलाव होते हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता, एक तो वो होते हैं। एक हमने प्रोसेस के बारे में बात की थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिनके दौरान किसी भी तरह का हीट जो है वो सिस्टम में नहीं आता जाता है। तो अगर सिस्टम में हीट का आदान प्रदान नहीं होता है तो अगर टेम्परेचर जनरेट हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर घटता है। यानी सिस्टम जो होता है जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ टेम्परेचर बढ़ घट सकता है, क्योंकि कोई भी हीट का फ्लो वहाँ पर नहीं अलाउ किया गया है। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हीट का फ्लो होता है, यानी कि हीट का चेंज वहाँ होता है, इसीलिए टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होने पाता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा हिस्से है टॉपिक का है डिस्कशन का, वो है बाकी के बचे हुए प्रोसेसेस। और जैसे हम लोग पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, हमें पढ़ना है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो, नाम जो होता है वो अपने आप में इनके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। आइसो मतलब आप लोग अब तक समझ गए होंगे, आइसो मतलब होता है एक समान। यहाँ पर जो बैरिक वर्ड है इसका जो ओरिजिनेशन है ये है प्रेशर। तो प्रेशर हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, उन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? उन प्रोसेसेस को नाम दिया जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। याद रखिएगा। तो अगर डेफिनीशन की हम बात करें, जैसा कि हम लोगों ने कुछ टर्म्स बनाए हैं, तो डेफिनीशन के है कि ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस द प्रेशर रिमेन्स फिक्स, द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट कहते हैं, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा अगर कंडीशन की बात करें, कौन सी कंडीशन यहाँ पे होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क डन जो होता है वो, चूँकि प्रेशर तो कांस्टेंट होता है लेकिन जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा होता है उसकी वजह से होता है। तो आपका जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर उसका वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन जो होगा वो P/dV होगा। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो आपके सिस्टम के अंदर जो हीट ऐड हो रही होती है या हीट का रिमूवल हो रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, वो NCP टाइम डेल्टा T इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। हालांकि अभी इनको हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के करने के बाद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी इसके डेफिनेशन मालूम चल गई, इसमें एक वर्क कंडीशन मालूम चल गई और हीट का भी आपको एक आइडिया मिल गया कि कितना हीट का यहाँ पर आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल क्या है भैया? देखो, ऐसा होता है अगर मॉडर्न एग्जाम्पल की बात करें तो बड़े बड़े स्टीम बॉयलर होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं स्टीम बॉयलर, तो स्टीम बॉयलर नॉर्मली क्या करते हैं, वो आइसोबैरिक कंडीशन पे ही आपके ऑपरेट होते हैं। तो स्टीम बॉयलर ऑपरेट्स एट आइसोबैरिक कंडीशन, आइसोबैरिक कंडीशंस पर ही ये अधिकतर काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया बात आइसोबैरिक प्रोसेस की। दूसरा इसी के आगे आप समझ सकते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ बच्चा कोरिक का मतलब जो होता है वो वॉल्यूम से है। यहाँ कोरिक जो वर्ड से, बारिक वर्ड जो था वो प्रेशर के साथ था, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो आइस मतलब सेम वॉल्यूम। इसीलिए कई बार इसको खास तौर पे जो केमिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के साइड से अगर आप इसको देखोगे तो इसका नाम होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक। इसको हम लोग आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आती है कि ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस द वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो तो भाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो जाहिर सी बात है वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस होते हैं तो एक टर्म चेंज होता है, इसको कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हालांकि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो हम उसमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बात पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, चूँकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस जब होते हैं तो आप इस फार्मूले से वर्क डन तो नहीं निकाल पाओगे। हालांकि इन प्रोसेस के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखा गया है।
फिर अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई कोई इसका अच्छा सा एग्जाम्पल बता दे, तो एक एग्जाम्पल, मॉडर्न एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक हीटिंग और कूलेंट वगैरह होते हैं जो कि उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, लूप वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हालांकि केमिस्ट्री में भी इसके एग्जांपल्स हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल्स आर आइसो वॉल्यूमेट्रिक कह लो या आइसोकोरिक होते हैं, आइसोकोरिक, CHO मैंने उल्टा लिख दिया है, प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा। आइसोकोरिक, CHORIC, हमने आइसोक्रोइक लिख दिया था, आइसोकोरिक होता है ये। ओके, सो अब हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोसेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, इसे कहा जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक जो है ये एक तरह का जनरल फॉर्म को फॉलो करता है, एक जनरलाइज स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। पॉलीट्रॉपिक जो होते हैं दे आर फॉलोइंग अ जनरलाइज फॉर्म। कैसे जनरल की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम इससे पहले के एक्सप्रेशन देखें तो हम कुछ रिलेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको इसका कुछ बता दूंगा लिखने के लिए कैसे है। जैसे आपने ये देखा है कि अगर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन जैसी ही चीज़ है, और इसके दौरान हम क्या मानते हैं कि टेम्परेचर फिक्स है, और टेम्परेचर फिक्स को ही हम आइसोथर्मल नाम दे रहे हैं। ये मैंने आपसे बात कर ली है पहले भी। तो आप ये मान सकते हो कि हाँ PV की पावर 0 है। अच्छा, अगर PV की पावर 1 है ना, PV की पावर 1 है। अगर PV की पावर 0 होती तो इसका मतलब P ही होता, क्योंकि V की पावर 0 मतलब 1। तो PV की पावर 0 होने का मतलब है P कांस्टेंट। और अभी हम लोगों ने बात की, अगर P कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। डन। उसके बाद जरा समझें, अगर PV की पावर गामा है, गामा क्या है, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट चल रहा है तो ये कैसा प्रोसेस होता है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर हम सोचें कि इसको जनरलाइज करना चाहें तो क्या हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक जर्नल लॉ के बारे में सोचें, एक जनरल गैस लॉ जिसमें कि PV की पावर n है। अब यहाँ से अगर n की पावर 0 हो जाती है तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो ऐसा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल को। अगर n की वैल्यू गामा हो जाती है, और गामा भी मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक, डायटॉमिक के लिए अलग होता है, तो इसे नाम दिया जाएगा CHORIC। सॉरी, नहीं, गड़बड़ है, आइसोकोरिक नहीं है, ये हो जा रहा है बच्चा एडियाबैटिक। अगर वो गामा है तो उसे कहा जाएगा एडियाबैटिक। लेकिन अगर एक चीज़ देखो, अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज हो, इनफाइनाइट, तो अगर PV की पावर इनफाइनाइट हो रही तो इसका मतलब V ही डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ P कुछ भी हो, इसी फैक्टर की वजह से ही ये सारा इक्वेशन बन रहा है। तो यानी कि यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, वॉल्यूम ही, और वो जो पावर के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये CHORIC आइसोकोरिक प्रोसेस को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जो हमने एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक के सारे प्रोसेस पढ़े, उन सारे प्रोसेसेस को हम इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के थ्रू समझा सकते हैं। तो इसका यही लिखने का तरीका आप मान सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो कि जनरल नेचर का होता है, और जिसमें ये जो पावर n है ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द जनरल टाइप ऑफ प्रोसेस। क्या कहाँ होता है, जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आपके पास कंप्रेशर्स होते हैं। जैसे आप AC में भी, तो जो बाहर स्प्लिट AC में लगा होता है उसको कंप्रेशर कहते हैं। तो कंप्रेशर जब रियल गैस को कंप्रेस करती है, जब कंप्रेशर में रियल गैस कंप्रेस होती है
तो उस दौरान जो होता है इट फॉलोज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट फॉलोज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब पॉलीट्रॉपिक का मतलब है कि जो n की वैल्यू ऐसे हो जाती है कि ना वो आइसो एडियाबैटिक रहता है, ना ही फुल्ली आइसोथर्मल होता है। मतलब ना वो 1 होता है ना गामा होता है, उसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो कंप्रेशर in compressor the real gas compress and follows the polytropic process। मतलब नाइदर आइसोथर्मल, ना पूरी तरह से नाइदर आइसोथर्मल फुली नॉर दी एडियाबैटिक, ना केवल आइसोथर्मल होती है और ना ही पूरी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस को वो फॉलो करती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जो एरोप्लेन होते हैं, तो एरोप्लेन के जो इंजन होते हैं बहुत ही खास तरह के इंजन होते हैं, ओपन इंजन होते हैं। एक तरफ से एरोप्लेन का इंजन होता है, वो ऐसा पंख के ऊपर लगा रहता है, तो इधर से हवा जाती है और फिर इधर पीछे से हवा निकल जाती है, ओपन काइंड ऑफ इंजन। तो जो एरोप्लेन टरबाइन जो होते हैं वो भी उनकी एफिशिएंसी को निकालने के लिए जो थ्योरी डेवलप की जाती है वो भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के हिसाब से ही उसकी स्टडी की जाती है। तो एरोप्लेन टरबाइन जो होते हैं वो भी ऑपरेट्स अंडर आइसोट्रॉपिक प्रोसेसेस, ऑपरेट्स अंडर आइसोट्रॉपिक प्रोसेस। ये जो मॉडल है उसको बनाने के लिए, एफिशिएंसी को बनाने के लिए, जो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए इन इंजनों के जो मॉडल बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली, वो मॉडल इसी पॉलीट्रॉपिक मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ना पूरी तरह से, मतलब वहाँ कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों का ही रोल रहता है उस पूरे एयर इंजन में। अब हम बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस की, जिसको आगे जाके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है और बहुत सारे प्रोसेस इस कैटेगरी में आते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। देखो जरा समझते हैं इसको कुछ डायग्राम के थ्रू। एक डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पीवी कर्व है, आपने एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम रखा, वाई एक्सिस पर आपने प्रेशर को रख लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कोई पॉइंट 1 से शुरू किया और ये प्रोसेस यहाँ गया, इस जगह पे पहुँचा जो पॉइंट 2 था, लेकिन फिर से आकर के यहीं पे ख़त्म हो गया। तो एक बार इधर से गया, एक बार इधर से आया, तो आपका प्रोसेस 1 से चल के 1 पे ख़त्म आया, यानी 1 ही उसकी शुरुआत थी और 1 ही उसका बिंदु है। तो आप देख रहे हो इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक कह रहे हैं। अब यहाँ साइकिल का मतलब बिल्कुल सर्किल नहीं होता, साइकिल का मतलब होता है एक चक्र पूरा हो। एक चक्र पूरा होने मतलब जहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की है वहीं पर ही आपको लौट के आना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, द सिस्टम रिटर्न्स, सिस्टम वापस आ जाता है, द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल, अपनी इनिशियल स्टेट, द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। कब? आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। अब आप कहोगे सर प्रोसेस के अंदर आपने प्रोसेस कैसे कह दिया, ये क्या मतलब हो, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस क्या है? देखो भाई ऐसा होता है, हमने कहा कि कोई प्रोसेस शुरू हुआ 1 से, उसमें P1 V1 की कुछ वैल्यू थी, फिर वैल्यू चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई, ऐसा करते करते हम किसी चेंज वैल्यू तक पहुँचे। फिर वहाँ से वैल्यू चेंज होने लगी और वापस से उसी P1 V1 पे आ गए। इस दौरान हो सकता है सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की हो, सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की हो, ये सारे प्रोसेस भी उसके साथ चल रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब सिस्टम रिटर्न्स टू इस इनिशियल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, कई सारे क्रियाएं कर करके जो वापस आता है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी नाम का एक टर्म होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे हमने आइसोथर्मल में क्या कहा कि भैया हीट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एडियाबैटिक में कहा कि हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है, हीट वहाँ पर आदान प्रदान नहीं होता है। फिर हमारी बात आई आइसो बारिक की, तो हमने कहा प्रेशर नहीं चेंज होता है। फिर हमारी बात आई आइसोकोरिक की, तो हमने कहा वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पॉलीट्रॉपिक तो खैर जनरल केस था। फिर जब साइक्लिक की बात आई, तो जब सब प्रोसेस के साथ हम कोई टर्म ढूंढ ले जा रहे हैं कि जो नहीं चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला सवाल ये है कि भाई साइक्लिक प्रोसेस के साथ ऐसा क्या होता है, उसमें क्या है जो नहीं चेंज होता है। तो इसमें जो क्वांटिटी नहीं चेंज होती है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। हालांकि आपने 12th में इंटरनल एनर्जी पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी होगी मेरी उम्मीद है, लेकिन होता क्या है ना कि ये मैं चूँकि एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि
साइक्लिक प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टर्म की ज़रूरत पड़ रही है, और वो एक्स्ट्रा टर्म इंटरनल एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी का और अच्छा जो इस्तेमाल है वो हम देखेंगे आगे जा कर के, जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको इंटरनल एनर्जी की इंपॉर्टेंस और समझ में आएगी। हालांकि फ़िलहाल साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके दौरान इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं इनमें जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसे प्रोसेस में जो नेट वर्क डन है, किसी प्रोसेस के दौरान जो नेट वर्क डन है वो एग्जैक्टली बराबर होता है नेट हीट एक्सचेंज के, नेट हीट एक्सचेंज के। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो प्रोसेस हुआ, एक प्राथमिक चरण उसका 1 था, घूम करके फिर 1 में आया, तो जहाँ से चला था वहाँ तो आ गया, तो इंटरनल एनर्जी में तो बदलाव हुआ नहीं, लेकिन वर्क डन हुआ होगा। बिल्कुल, जो वर्क डन हुआ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टेज से जा कर के वापस आने में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज होने का मतलब मान लो एब्जॉर्ब हुआ QA, रिजेक्ट किया QR, तो QA माइनस QR एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। तो वो जो हीट का डिफरेंस है वही असल में इस A1 से जल करके फिर वापस 1 तक आने में जो भी वर्क डन होता है उसके बराबर होता है। तो ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे आपके डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेटर्स हैं, हीट पंप्स हैं, आप लिख सकते हो रेफ्रिजरेटर्स, हीट पंप। अब ये हीट पंप क्या देखा है हमने? आप अपने मोटरसाइकिल के इंजन को हीट पंप मान सकते हो। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज AC में जो कंप्रेशर और पूरे मैकेनिज्म होती है उनकी बात कर लो। ये प्रैक्टिकल साइक्लिक प्रोसेस हैं। आर प्रैक्टिकल साइक्लिक प्रोसेस, आर प्रैक्टिकल साइक्लिक प्रोसेसेस, प्रैक्टिकल साइक्लिक प्रोसेसेस। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो होते हैं प्रैक्टिकल साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जो कि आपके कूलिंग और हीटिंग के लिए होते हैं, फॉर कूलिंग एंड हीटिंग, फॉर कूलिंग एंड हीटिंग एप्लीकेशंस, फॉर कूलिंग एंड हीटिंग एप्लीकेशंस। तो इस प्रकार से प्यारो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि साइक्लिक प्रोसेस की ये बात होती है। तो जितने प्रोसेस होते हैं जो कि जनरली आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया है। फिर अब अगला क्या है? अगला आप अगर देखोगे तो अगला हम यहाँ पर एक हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। ये जो दो कंसेप्ट हैं, से वर्क को डिफाइन करते हैं W से और हीट को डिफाइन करते हैं हम लोग थर्मल फिजिक्स में Q से। तो आप वर्क और हीट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, वर्क और हीट के आप जानते होंगे कि इनकी यूनिट तो एक ही है, एनर्जी की यूनिट है। लेकिन ये इतनी शुरू से हमको ऐसा नहीं था कि मालूम था कि हाँ हीट एक एनर्जी इन फ्लो होता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे हमने और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए, वैसे वैसे हम यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं। तो अब क्या होगा कि मुझे आगे जो समझाना है वो ये है कि आपको ये बताना है कि कैसे हीट और वर्क में इक्विवेलेंस होता है, और कैसे हीट और वर्क जो होते हैं दे आर द एनर्जी इन ट्रांजिएंट, एनर्जी जो गतिमान अवस्था में है। दे आर नॉट समथिंग जो कि स्टोर होते हैं किसी बॉडी के अंदर। आप ये नहीं कह सकते किसी बॉडी के अंदर इतना वर्क स्टोर है, किसी बॉडी के अंदर इतना हीट स्टोर है। ये ऐसे होते हैं जब हो जाता है तब हम जानते हैं, मतलब जब मूव कर जाते, जैसे हमने काम कर दिया तो मुझे पता चला कि मैंने कितना काम किया। जब हीट फ्लो कर गई, चाहे सिस्टम के अंदर जानी हो अंदर चली गई, या सिस्टम से बाहर जानी हो बाहर चली गई, तब हम ये जान पाते हैं कि हाँ भाई यहाँ तो हीट का फ्लो हुआ, किस अमाउंट में हुआ है। हाँ, उसके हीट के फ्लो होने से ये होता है कि भाई कितना टेम्परेचर का घटोत्तरी हुई, कितना टेम्परेचर कम हुआ, कितना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। तो वर्क और हीट चूँकि हमेशा मोशन के दौरान समझाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब, हीट एंटर इनटू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब by the system, या heat added to the system and heat removed from the system, heat ejected from the system। तो ये सारे इस तरह से डिफाइन होते हैं। इसीलिए क्या होता है, चूँकि इनकी डेफिनेशन इस लेवल की होती है कि वर्क डन बाय, वर्क डन ऑन, हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड, तो हमेशा इनके साथ साइन कन्वेंशन जुड़ा होता है। मतलब एक स्थिति में हम इनका नेगेटिव साइन लेते हैं, एक स्थिति में पॉजिटिव साइन लेते हैं। ऐसे ही हीट के साथ में उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो कब कब किस किस स्थिति में लेते हैं, इनको हम नाम देते हैं साइन रूल्स।
भाई आपने जब ये सब तो फिजिकल टर्म डिफाइन किए, वर्क और हीट, तो आपने कुछ साइन रूल्स बना दिए। तो अगला जो हमें डिस्कशन करना है उसमें वर्क और हीट के बारे में पढ़ेंगे और साइन रूल्स को भी समझेंगे, क्योंकि साइन रूल को समझे के साथ ही आप फिर मैथमेटिकली आप अपने आप को थोड़ा मजबूत पाते हो, आप वो रूल्स अप्लाई कर सकते हो और आप उनको अप्लाई कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग हीट और वर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या है, क्या उनका इक्विवेलेंस है और कैसे उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।